प्रिय छात्र छात्राओं, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। नव वर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आप हमेशा खुश रहें, तरक्की करते रहें, आगे बढ़ते रहें और अपना बेहतर मुकाम हासिल करें। यही हमारी दुआ है आपसे, ईश्वर से, और आपके भविष्य उज्जवल हो, हम इसकी कामना करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में मैं आपके साथ जिस विषय पर बात करूंगा वो है चक्रवर्ती गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के बारे में। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको ध्यान है, मैंने अपने पिछले वीडियो में जो सम्राट समुद्रगुप्त की उपलब्धियों की बात की, जो समुद्रगुप्त ने 335 ईस्वी से लेकर 375 ईस्वी तक 40 वर्ष तक शासन किया। और समुद्रगुप्त ने अपनी सैनिक योग्यता, प्रतिभा, अपनी महत्वाकांक्षा और अपनी ताकत और शक्ति और योग्यता के बल पर जो एक विस्तृत गुप्त साम्राज्य स्थापित किया, और जिसने अपनी सूझबूझ और दूरदर्शिता से दक्षिण के राज्यों को, शासकों को अपनी अधीनता में लिया और उनको अपने जो है कि अपने ताकत का लोहा मनवाने के लिए मजबूर कर दिया। तो वो चक्रवर्ती सम्राट समुद्रगुप्त, जिसने एक विस्तृत और विशाल गुप्त साम्राज्य पर शासन किया, तो उसकी उपलब्धियों के बारे में हमने चर्चा की। और उनकी जो समुद्रगुप्त की जो उपलब्धियां हैं, उसकी उपलब्धियों को मैंने आपको दो भागों में मैंने आपके साथ वो साझा की है। अब इस वीडियो में फिर हम बात करते हैं कि समुद्रगुप्त की जो उपलब्धियां थी, जो विजय थी, उसमें मैं आपको थोड़ा संक्षिप्त में बता देता हूँ। आर्यावर्त पर प्रथम आक्रमण, मध्यवर्ती जो 18 आठविक राज्य है उनकी विजय, आर्यावर्त पर द्वितीय आक्रमण, दक्षिणापथ की विजय, सीमांत राज्यों और गणराज्यों की विजय, और विदेशी शक्तियों के साथ उसके संबंध, इनके संदर्भ में पॉइंट बाय पॉइंट हमने उसकी बात की है। तो जब हम बात करते हैं कि समुद्रगुप्त की जो उपलब्धियां हैं, जो विजय हैं, जो हमें प्रयाग प्रशस्ति में उत्कीर्ण मिलती हैं, उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि समुद्रगुप्त एक चक्रवर्ती और महान सम्राट था, शासक था, जिसने एक विस्तृत गुप्त साम्राज्य की स्थापना की। और जो अपेक्षा, जो तुलना इतिहासकार विंसेंट एडम स्मिथ ने समुद्रगुप्त के साथ की है कि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, तो वो जो बात है, जो तुलनात्मक जो आधार है, वो हमें सही प्रतीत होता है कि समुद्रगुप्त अपनी उपलब्धियों और विजयों के कारण, साम्राज्य विस्तार के कारण, उसको भारत का नेपोलियन कहना सर्वथा तर्कसंगत प्रतीत होता है। इस वीडियो में हम आगे समुद्रगुप्त के चरित्र और उसके मूल्यांकन के बारे में बात करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसे हम पॉइंट बाय बात करते हैं कि अमुक शासक में, फलाने सम्राट में, कि उसकी क्या गुण थे, क्या योग्यताएं थी, तो उसके अंतर्गत हम जैसे बात करते हैं कि महान योद्धा, कुशल सैनिक, तो उसके अंतर्गत हम देखते हैं तो समुद्रगुप्त की जो गिनती है, भारत के सबसे महान राजाओं और पराक्रमी शासकों में उसकी गिनती होती है। और उसके सिक्कों पर जो हमें उसकी जो उपाधियां मिलती हैं, जैसे पराक्रमांक, पराक्रम है जिसकी पहचान, दूसरी व्याघ्र पराक्रम, व्याघ्र के समान पराक्रमी, तीसरी अप्रतिरथ है जिसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं हो। तो इन उपाधियों के आधार पर उसके पराक्रम और अद्भुत शौर्य के बारे में हमें जानकारी मिलती है।
प्रयाग प्रशस्ति में कहा गया है कि उसने सदैव अपनी भुजाओं के बल पर और पराक्रम पर भी उसने विश्वास किया। वास्तव में उसने भुजबल से भारतवर्ष के एक बड़े भूखंड भूभाग पर छत्र शासन किया और इस प्रकार पुनः देश की राजनीतिक एकता स्थापित करने में वो सफल रहा। वह वास्तविक अर्थ में चक्रवर्ती सम्राट था और वह लोभ विजयी तथा असुर विजयी सम्राट और शासक नहीं होकर वो एक धर्म विजयी शासक था। समुद्रगुप्त एक महान कूटनीतिज्ञ भी था। उसने देश काल की परिस्थितियों के अनुसार अपनी नीतियों को क्रियान्वित किया और अपनी राजनीतिक दूरदर्शिता का परिचय दिया। आर्यावर्त में उसने वहाँ के शासकों को, राज्यों को उन्मूलित किया। प्रसबोधन की नीति का पालन करते हुए उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया और दक्षिण के राज्यों के प्रति उसने जो नीति अपनाई, ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति, जिसके अंतर्गत वो दक्षिण के राजाओं को, शासकों को पराजित करके उनको केवल अपनी अधीनता मनवाकर कर वसूल करके वार्षिक कर के बदले वो संतुष्ट हो गया। ये उसकी महान जो दूरदर्शिता और कूटनीतिक विजय कही जाएगी समुद्रगुप्त की, क्योंकि आप जानते हैं कि उस जमाने में जब हम बात करते हैं 4वीं-5वीं सदी ईस्वी की, आज से 1500-1600 साल पहले की आप जब बातें करते हैं तो आप जानते हैं कि उस जमाने में यातायात, संचार के कोई साधन थे नहीं। तो उत्तर भारत से दक्षिण भारत पर प्रत्यक्ष रूप से शासन करना व्यवहारिक दृष्टि से संभव नहीं था और समुद्रगुप्त इस बात को भली भांति जानता था कि अगर दक्षिण के राज्यों को पराजित करके वो उनको अपने प्रत्यक्ष शासन में लाने की कोशिश करेगा, प्रत्यक्ष शासन में लाएगा, तो नव स्थापित जो मगध का उसका गुप्त साम्राज्य था उस पर अत्यंत बोझ पड़ता और शायद वो असफल होता और शायद छिन्न भिन्न भी हो सकता था। अतः उसने अपनी दूरदर्शिता, अपनी कूटनीति के द्वारा उसने वही नीति अपनाई कि दक्षिण के राज्यों को बिना अपने राज्य पर, गुप्त साम्राज्य पर आर्थिक और सैनिक बोझ डाले हुए उसने अपने उद्देश्य को पूरा कर लिया और दक्षिण के शासकों को अपनी अधीनता मनवाकर वैवाहिक संबंध, धन लेकर वार्षिक कर के बदले ही वो संतुष्ट हो गया। ये उसकी महान कूटनीतिक और दूरदर्शिता की नीति मानी जाती है जो पूर्णतया व्यावहारिक थी और सफल थी। समुद्रगुप्त एक महान कुशल योद्धा होते हुए भी वो अत्यंत ही दयालु था, उदार था। उसकी बुद्धि सदैव कृपण, दीन, अनाथ और आतुर मनुष्यों को सहायता में लगी रहती थी। वह असाधु का विनाशक था पर साधु के उत्थान का कारण भी था। यानी समुद्रगुप्त एक महान चक्रवर्ती योद्धा होते हुए भी उदार था, दयालु था। दीनहीन, जरूरतमंद, गरीब, वंचित जो लोग थे जिनको वास्तव में राज्य की और सम्राट की आवश्यकता थी, सहयोग की जरूरत थी, वो उनकी सदैव मदद के लिए तैयार रहता था। समुद्रगुप्त स्वयं विद्वान भी था, विद्वानों का आश्रयदाता भी था। वो स्वयं शास्त्रों का ज्ञान रखता था। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार वह संगीत के ज्ञान में नारद और तुम्बुरु को भी लज्जित करता था, यानी कर सकता था। समुद्रगुप्त जो नारद मुनि जो संगीत के महान विद्वान आचार्य माने जाते हैं और तुम्बुरु वो भी महान विद्वान संगीत के माने जाते हैं, तो प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त उनको भी लज्जित कर सकता था। यानी कहने का तात्पर्य है कि संगीत में भी महत्वपूर्ण अपना हस्तक्षेप रखता था, ज्ञान रखता था, अधिकार रखता था। समुद्रगुप्त के संगीत प्रेम की पुष्टि उसकी वीणा वादन जो शैली के सिक्के हैं हमें प्राप्त होते हैं, जिसमें एक और वो वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, उनसे भी उसकी संगीत के प्रति रुचि और जिज्ञासा, जागरूकता, शौक का पता चलता है। वह कविता भी करता था और कविराज की उपाधि भी धारण करता था, उसके लिए भी प्रसिद्ध था और उसकी प्रतिष्ठा कविराज की उपाधि भी मिलती है। वह विद्वानों, कवियों, कलाकारों का आश्रयदाता था। उसने अपने उदार पुरस्कारों के द्वारा सरस्वती और लक्ष्मी के विरोध, कवियों की दरिद्रता को भी मिटा दिया था।
प्रयाग प्रशस्ति का प्रतिभाशाली रचयिता हरिसेन उसकी राज्यसभा में निवास करता था। डॉक्टर मजूमदार के अनुसार समुद्रगुप्त प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुबंधी जो वसुबंधु था उसका भी आश्रयदाता था। वो समुद्रगुप्त के दरबार में रहता था। धार्मिक क्षेत्र में समुद्रगुप्त परंपरागत धर्म की मर्यादा को स्थापित करने वाला था। धर्म प्राचीर बंध है, वह शास्त्रों तथा निहित मार्ग पर चलता था। उसके गरुड़ राज चिन्ह से प्रतीत होता है कि वह गरुड़ वाहक विष्णु का भक्त था। जैसा कि आप जानते हैं कि हम जब पूरे गुप्त कालीन जो समाज है, जो धार्मिक जीवन है, उसकी विवेचना करते हैं, जब हम आगे के वीडियो में बात करेंगे तो हम देखते हैं कि जो गुप्त काल है वो हिंदू धर्म, विशेषकर भागवत धर्म, वैष्णव धर्म का चरम का उत्कर्ष का काल था, क्योंकि जो अधिकांश गुप्त शासक थे उन्होंने वैष्णव धर्म को ही आश्रय दिया और उनके जो राजकीय चिन्ह था वो भी गरुड़ी ही था। लेकिन जो गुप्त शासक थे वो वैष्णव होते हुए भी वो अन्य धर्मों के प्रति उदार थे, सहिष्णु थे और उन्होंने सभी धर्मों को पर्याप्त रूप से संरक्षण दिया और उनके अनुयायियों को मानने की पर्याप्त स्वतंत्रता दी। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो समुद्रगुप्त था, जो 335 ईस्वी से 375 ईस्वी अर्थात जिसने 40 वर्ष तक कुशलतापूर्वक शासन किया और पुनः भारत में राजनीतिक एकता स्थापित करने का जिसको श्रेय दिया जाता है और विशाल गुप्त साम्राज्य को विस्तृत और स्थायित्व देने का जिसको श्रेय है सम्राट समुद्रगुप्त, जिसमें हम देखते हैं कि वो एक महान कुशल सैनिक योद्धा था। इसके अलावा हम देखते हैं कि समुद्रगुप्त एक कुशल प्रशासक भी था। इसके अलावा समुद्रगुप्त में जो महान दूरदर्शी और कूटनीतिज्ञ भी था। इसके अलावा वह उदार था, दयालु था। इसके अलावा समुद्रगुप्त विद्वानों का संरक्षक, आश्रयदाता भी था। संगीत को इसकी गहरी अभिरुचि थी, संगीत में जिसको काफ़ी लगाव था, संगीत प्रेमी भी था। इसके अलावा समुद्रगुप्त ने जो राज्य में वैष्णव होते हुए भी, भागवत धर्म के अनुयायी होते हुए भी, जिसने अपने राज्य में, अपनी प्रजा में सभी धर्मों के प्रति उदार और सहिष्णु बना रहा। ये ऐसा सर्वगुण प्रतिभा संपन्न शासक था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने 335 से 375 अर्थात 40 वर्ष तक शासन किया। समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा उसका पुत्र, जो बड़ा पुत्र था रामगुप्त। हम इसकी अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।